आइए करते हैं एसएफएम सब्जेक्ट की सर्जिकल स्ट्राइक। और अगर आपको नहीं समझ में आया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इंटरमीडिएट के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फाइनल के स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, सीएमए एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी स्वॉट एंड सर्जिकल स्ट्राइक। तो अभी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं किस पर? एसएफएम के ऊपर। तो ये क्या है? ये एक एनालिसिस शीट है। ये किसने बनाया? मैंने नहीं बनाया, ये हमारे एक स्टूडेंट ने बनाया है जब उन्हें हमारा गाइडेंस मिला। सर आपने गाइडेंस दिया कब? एक तो वीडियो में दिया और उसके बाद डिटेल्ड गाइडेंस दिया हमने जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ स्मार्ट स्टडी बूट कैंप अटेंड कर रहे हैं। कौन सा कैंप? स्मार्ट स्टडी बूट कैंप। ये क्या है होता है सर? इसमें हम लोग जो बच्चे अपकमिंग अटेम्प्ट में एग्ज़ाम देते हैं उनको बहुत सारे सेशंस प्रोवाइड करके उनका प्रिपरेशन को एलिवेट कर देते हैं। और ये अभी के लिए फ्री चल रहा है। अगर आप अभी भी इसके पार्ट नहीं बने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज़रूर इसका पार्ट बनिएगा और इसका फ़ायदा उठाइए। फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप उस ग्रुप में जो सेशंस के डिटेल्स आएंगे उसको अटेंड करेंगे, राइट। तो अभी क्या है देखो, इसमें हमने क्या करवाया अपने स्टूडेंट से। हमने बोला जून 25, दिसंबर 24, जून 24, दिसंबर 23 आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3 से 1 का 15 तक, फिर 2A से लेकर 8C तक जितना क्वेश्चन है उसको इस तरह से कॉलम में उतारना है, सब्जेक्ट नेम लिखना है और उसके बगल में टॉपिक नेम लिखना है। और ये काम करने के लिए इंस्टीट्यूट के साइट से क्वेश्चन पेपर लेकर बैठना है। और ये कब बैठना है? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कि अब आप ये सब्जेक्ट को रिवाइज करने जा रहे हो तो उसके स्टार्ट करने के पहले, रिवाइज करने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर क्या होता है जो आपको एग्जाम में फेंक के दिया जाएगा। आप उसको पहचान पा रहे हो पहले से कि वो आपके लिए कोई डर बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आप सोचेंगे कि ये एनालिसिस मेरे को सर दे देते ना तो मेरा बहुत मज़ा हो जाता, मेरे को नहीं करना पड़ता। बहुत भ्रम में रहो कि आपको फिर उससे फ़ायदा होगा। आपको रियल फ़ायदा लेना है तो क्वेश्चन पेपर लेकर खुद से क्वेश्चन नंबर वाइज खुद से चैप्टर नेम खोजना है और टॉपिक नेम खोजना है। खाली चैप्टर नेम खोजोगे तो भी नहीं होगा, टॉपिक नेम तक आयत खोजना है। खोजोगे तो क्या होगा? आपको पता चलेगा कि वो आपका पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। अभी जैसे क्या, मान लीजिए कोई चैप्टर नेम यहाँ पे दिख रहा है और आपको टॉपिक नेम दिख रहा है और आप बस खाली वो देख लोगे तो आपको फील नहीं आएगा कि वो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है या होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बट आप जब खुद से करोगे तो आपको एक एसेंस आएगा कि यस मेरे को ये आता है या फिर ये मेरे को अभी भी पढ़ना पड़ेगा। जब आप ये खुद से करोगे और फिर जब मल्टीपल अटेम्प्ट का पेपर्स करोगे तो यू विल रियलाइज ओ ये चीज़ तो इस तरह से हर बार ही आ रहा है। या फिर आपको ये समझ में आएगा कि ओ ये देखो टॉपिक है बट हर बार अलग अलग आ रहा है। या फिर आपको ये रियलाइज होगा कि हर बार कुछ एक ऊपर से कुछ गिर के आ रहा है जो कहीं नहीं है। You will get different kinds of realization. So many times what happens, chapter name same, topic name same, but all together new question every time. So many times what happens, chapter same but there is no specific topic. They can ask from any topic throughout the chapter. So you have to prepare the whole of the chapter properly in order to attempt that. Or many times something new is coming. So guys, ये एक बच्चे ने किया, मेरे को इतना पसंद आया कि मैं सोचा आप लोगों को शेयर करके दिखाऊं। तो उसने अपने कुछ लॉजिक से इसमें कलरिंग किया है कि शायद उसको वहाँ पर दिक्कत होती होगी। आप लोग ये एनालिसिस कई बार सर्कुलेट होते हुए आता, आप बस उसको लेके रिलाई कर ले तो वो काम नहीं करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब खुद से बनाओगे तो काम करेगा। सर इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। जिस बच्चे ने किया उसके बाद वो बोला कि 1-1 मिनट वसूल हो गया। जिसने नहीं किया वो रोया है, वो बोल रहा है कि पता नहीं सब करके क्या होगा। वो घबरा जा रहा है, जो बीच में पेशेंस लूज कर जा रहा है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। उसको क्या होगा ना, पता ही नहीं होगा एग्जाम में क्या हो सकता है उसके साथ। अब जैसे एसएफएम में क्या क्या निकल के आता है पता है? मॉडिफाइड एनपीवी आपको पढ़ना ही है, मॉडिफाइड आईआरआर आपको पढ़ना ही है।
आप देखेंगे क्वेश्चन 2 नंबर से तो उधर क्वेश्चन नहीं आता है, बट एमसीक्यू में मॉडिफाइड एनपीवी आईआरआर हमेशा घुस के बैठा हुआ है। फिर जैसे पोर्टफोलियो में कुछ फॉर्मूलाज है, इन्वेस्टर यूटिलिटी, रिस्क टॉलरेंस, रिस्क पेनल्टी, जिसके ऊपर हम लोग ध्यान देके पढ़ाई नहीं करते हैं, तो वो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आप देखोगे टेक्निकल एनालिसिस का जो इंडिकेटर्स है, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स निकालो, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर निकालो, तो हम लोग उसको बस कॉन्सेप्ट के लिए पढ़े, हाँ कोई इंडिकेटर होता है, बट उसका सम्स भी आ जाता है, ये आपको पता है क्या? तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में कोई चीज़ को जब बताया गया था तो कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया गया था, बट एग्ज़ाम के लिए आपको उसको और एक लेवल से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसका ऊपर अटेंशन कब आएगा, आपको पता कैसे चलेगा कि ये भी पढ़ना है? जब आप इस तरह का एनालिसिस करोगे। तो इस बच्चे ने कितना खूबसूरती से एनालिसिस किया है, और क्रिटिकल चीज़ जो उसको नहीं आता था या जो उसका ओवरलुक्ड हो जाता था उसको मार्क किया। देखो स्टोकेस्टिक को, फिर रेट कोटेशन को, इन्वेस्टर यूटिलिटी को, फिर प्रीमियम फॉर रिस्क को, फॉरवर्ड मार्जिन को, ऑप्शन में कोई गेन लॉस कैलकुलेशन को, मॉडिफाइड एनपीवी को, इस तरह से उसने पूरा देखो कैसे एनालिसिस किया है। और ऐसे ही आपको करना है। ये आप जब करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये भी आ जाता है। ये देखो फिशर इफेक्ट पे कोई क्वेश्चन आ गया, ये देखो कोई आपका मान लीजिए क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे क्वेश्चन आ गया। फिर आपने देखा कि कोई ऑप्शन ग्रीक्स पे क्वेश्चन आ रहा है कि डेल्टा मतलब क्या होता है, वेगा मतलब क्या होता है, रो मतलब क्या होता है, जिसको आप हल्के में ले रहे थे। तो ये एमसीक्यू से भी आपको तो नंबर उठाने हैं ना, तो एमसीक्यू में भी क्या क्या पूछा जा रहा है ये नहीं पता होगा तो फिर एमसीक्यू कैसे कर पाओगे? और एमसीक्यू को करने के लिए क्या क्या टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, फिर वो टॉपिक पे अभी तक अदरवाइज अटेंशन ही नहीं पड़ रहा था। सेकेंडली फिर सब्जेक्टिव का भी एनालिसिस करना है, 2 से लेकर पूरा 8 तक का। तो मोस्टली क्या देखा जाता है कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जो 8 है वो सबका चैप्टर डिफाइंड है। हाँ, अब बहुत लोग इसके तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे, इंस्टीट्यूट के पेपर में कर को भी पता चल गया कि अरे ऐसे सर ने, सतीश सर ने बता दिया, तो थोड़ा छेड़छाड़ कर देगा आपके लिए, बट फंडामेंटली पूरा नहीं बदलेगा, ये पक्की बात है, क्योंकि वो उनको अलाउड ही नहीं है। तो पॉइंट है कि 2A क्या है, देखो कैपिटल बजटिंग का फिक्स्ड क्वेश्चन है, 2B क्या लीजिंग का फिक्स क्वेश्चन है, 3A रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग का फिक्स क्वेश्चन है, 3B इक्विटी वैल्यूएशन का फिक्स क्वेश्चन है, 4A हमेशा एक यूनिक क्वेश्चन है, बॉन्ड वैल्यूएशन से पता नहीं कहाँ से उठा के देता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, अपना बुद्धि लगा के आपको करना पड़ेगा। 4B म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, 5A एसेट प्राइसिंग थ्योरी या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, 5B पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, 6A फ्यूचर्स या वो पोर्टफोलियो का बीटा मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। 6A फ्यूचर्स के लिए डिवोटेड है, 6A किसके लिए डिवोटेड है, फ्यूचर्स के लिए। 6B ऑप्शंस के लिए डिवोटेड है। 7A जो है वो आपका फॉरेक्स के लिए डिवोटेड है, 7B भी फॉरेक्स के लिए डिवोटेड है। 7A में ज़्यादातर देखा गया है वो पूरा हेजिंग का सम आ जाता है, और 7B में ज़्यादातर देखा गया है कि कोई आपको पैरिटी रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछ लेता है। और 8 नंबर पूरा थ्योरी क्वेश्चन है जो डिजिटल फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन और इंटरनेशनल फाइनेंस या सोर्सेज ऑफ करेंसी से आता है। तो अब आपको ये समझ में आया, और अब आप ये देखोगे जब अपने से करोगे ना तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 आया कैपिटल बजटिंग का, तो लग रहा है ये कहाँ से आया, इंस्टीट्यूट मैथ से आया या ये सर के मैथ से आया या फिर उससे सिमिलर आया या फिर आपको लगा कि ये अलग ही कुछ आया, और अकॉर्डिंगली आपने उसको कोई कलर दे दिया जिससे कि आपको पता चल जाए, और थोड़ा सा उस पर इम्फेसिस दे के देखा कि हाँ ये करने जाएंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर एक बार ऐसे देख भी लेंगे ना तो फिर क्या होगा ना, जब कैपिटल बजटिंग रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो कितना रेलिवेंट है। नहीं तो आप अनरेलिवेंट चीज़ों पे बहुत समय बिताते चले जाओगे, और या फिर रेलिवेंट चीज़ों पे राइट समय बिताओगे नहीं, ऐसा आपके साथ हो जाता है, राइट। तो ये करने से दोस्तों बहुत फ़ायदा होता है। इससे अब क्या होता है ना, स्ट्रेटजी निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है कि आप सोचो कि आपका जैसा अभी का प्रिपरेशन है उसके हिसाब से, और जिस तरह का क्वेश्चंस आता है उसके हिसाब से आपको तो आउट ऑफ 7 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो कौन सा 5 आप चुनोगे, और आप है ना पूरा 5 लेके जाओगे तो फिर फंस जाओगे, आप 6 लेके जाओ हाथ में, कौन सा 6 आप करके आओगे। तो नॉर्मली मेरा ये कहना होता है क्वेश्चन नंबर 2 को
लास्ट ऑप्शन में सोचना चाहिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, कैपिटल बजटिंग और लीजिंग का ना जो क्वेश्चन होता है कई बार वो लेंदी क्वेश्चन होता है, जो आई थिंक अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वो जस्टिफाइड नहीं होता है। जब आप इसको भी देखोगे तो उतना फील नहीं होगा, जब इसको सॉल्व करोगे तब पता चलेगा। सॉल्व वाला पॉइंट मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसको लास्ट ऑप्शन में रखो और आप उसके बाद अपना प्रिपरेशन देखो कि आपके लिए कौन सा और बेटर है। तो मैं अगर आपके जगह होता तो मैं 2A 2B को लास्ट रखता और 4A 4B को लास्ट रखता। क्यों? बिकॉज 4A में तो एक यूनिक क्वेश्चन रहता ही है। अब वो हो सकता है 4B में आ जाए, हो सकता है वो कोई यूनिक क्वेश्चन वो बॉन्ड का इधर उधर घुमा दे, वो अलग बात हो सकता है कभी। बट नॉर्मली मैं आपके जगह होता तो मैं 2 और 4 को छोड़ के बाकी सब प्रिपेयर करके बहुत अच्छे से जाता। ठीक है, और 4 को मैं मतलब ट्राई में लेता। कई बार 4 में इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, जो कि हमने कितने प्रीवियस में देख लिया है तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, हाथ खुल गया तो बोलकर अगर वैसा कुछ आ जाए तो 4 को ट्राई में लेके फिर 8 को छोड़ दूंगा, क्योंकि 8 पूरा थ्योरी है ना। तो मेरे को 2 क्वेश्चन छोड़ना है तो मैं 2 और 8 छोड़ दूंगा, या फिर मैं 2 और 4 छोड़ दूंगा, 8 कर लूंगा। तो मैं थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाने वाला हूँ। थ्योरी पढ़ के जाने से MCQ भी होगा और थ्योरी पढ़ के जाने से मेरे को यहाँ पे भी एक बैकअप मिलता है। तो दैट वुड हैव बीन माई स्ट्रेटजी। अब देखो, इस पूरा को एनालाइज करने के बाद क्या आउटकम निकल के आया। आउटकम निकल के क्या आया कि कैपिटल बजटिंग में मॉडिफाइड एनपीवी या IRR या एडजस्टेड एनपीवी का क्वेश्चंस MCQ में पूछता है। इक्विटी वैल्यूएशन में प्राइस ऑफ शेयर या रिटर्न रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन पूछता है। पर पोर्टफोलियो में रेशियोज या सिक्योरिटी मार्केट लाइन के बारे में पूछता है। बॉन्ड वैल्यूएशन में इशू प्राइस कभी कभी पूछता है, बट ज़्यादा नहीं पूछता है। फिर ऑप्शंस में ग्रीक अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा पूछता है। ठीक है, फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में 2 MCQ हर अटेम्प्ट में आता है, और कभी कभी इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है जो कि आप थ्योरी की तरह पढ़ते हैं। फिर एसेट प्राइसिंग थ्योरी में CAPM से हर बार आता है। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिस्क पेनल्टी रिलेटेड MCQ हमेशा आ रहा है, 2 MCQ आ रहा है। अदर वेज टू सिलेक्ट बेस्ट पोर्टफोलियो जैसे कि यूटिलिटी स्कोर, रिस्क पेनल्टी, टॉलरेंस, ये सब पे भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ये भी एक हाईलाइटेड चीज़ है, मतलब इसके ऊपर अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ये फॉर्मूला याद नहीं होता हम लोग को। फिर फॉरेन एक्सचेंज में फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड मार्जिन, नॉर्मल रेट, ये सब मोस्टली जो है बेसिक्स वही आ रहा है, कोई कॉमन यूनिक चीज़ नहीं है। डिजिटल फाइनेंस में कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एसेट क्या क्या तरह के हो सकते हैं ऑप्शन में चुनने बोल देता है, और हम लोग को पता ही नहीं होता कि डिजिटल एसेट क्या है नहीं है। तो वो यूनिक चीज़ है जो याद नहीं रहता, इसलिए रेड किया हुआ है। और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस से भी हर बार क्वेश्चन आता है MCQs में, जिसको आप इग्नोर करके जाओगे तो होगा नहीं। तो इसीलिए हमने SFM थ्योरी मैराथन बोलकर एक वीडियो डाल रखा है अपने YouTube पर, जो कि आपको हेल्प करेगा ये पूरा थ्योरी को एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने में। उसके बाद फिर आप MCQs अटेम्प्ट करके देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जितना भी MCQs है उसको यदि आप और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो SGC ने बना लिया है कि आपके लिए MCQ बैंक। ठीक है, MCQ बैंक पूरा बना लिया है। देखो, अभी मैं खुद भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, और मैं ये सॉल्व किया हुआ बैंक आपको जल्दी देने वाला हूँ अलग वीडियो में आकर। तो आप बने रहिएगा YouTube पर। और अगर आपको जल्दबाजी है बैंक डाउनलोड करना है तो SGC वेबसाइट पे जाइए, फ्री नोट्स का सेक्शन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स का, SCM का भी है, तो वहाँ से और भी सब्जेक्ट का जो मिले वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया कि MCQs में कुछ कुछ यूनिक चीज़ आता है जो हम लोग नॉर्मली प्रिपेयर नहीं करते हैं। और फिर देखो सब्जेक्टिव पार्ट में क्या सीखने को मिला। 2A कैपिटल बजटिंग आ रहा है, प्रायर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। 2B लीज और बाय का क्वेश्चन आता है। और 3A में रिस्क एनालिसिस का बेस्ट वर्स्ट केस आता है। और इक्विटी वैल्यूएशन में 3 फेज मॉडल या 2 फेज मॉडल का ज़्यादा पूछा जाता है। फिर इक्विटी वैल्यूएशन या बॉन्ड वैल्यूएशन का बेसिकली 4 A's फॉर बॉन्ड वैल्यूएशन हर बार यूनिक क्वेश्चन आता है। म्यूचुअल फंड का एक किया हुआ टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पोर्टफोलियो का किया हुआ टाइप का क्वेश्चन आता है। और ये 6A जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये फ्यूचर्स पे ज़्यादा फोकस है अभी, तो फ्यूचर्स ऑप्शंस का क्वेश्चन है 6AB। और 7 पूरा फॉरेक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपका हेजिंग का क्वेश्चंस, मनी मार्केट, करेंसी ऑप्शंस और बाकी फॉरवर्ड मार्केट, ये वाला क्वेश्चन आता है। और 4B में ज़्यादातर
आपको पैरिटी थ्योरी या फिर कोई छोटा मोटा आर्बिट्राज टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और 8A में इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट वाला, सिक्योरिटाइजेशन, डिजिटल फाइनेंस वाला क्वेश्चन आता है। तो ये एक आइडिया लग गया। अब इस आइडिया के हिसाब से आपको अपना बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 6 चुन लेना है। और बेस्ट ऑफ 6 में आप सोचो, अभी से रैंकिंग कर दो कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पोर्टफोलियो का करूँगा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन मैं इक्विटी का करूँगा, थर्ड क्वेश्चन मैं ये करूँगा, फोर्थ क्वेश्चन मैं फॉर फ्यूचर ऑप्शन का करूँगा, और फिफ्थ क्वेश्चन मैं फॉरेक्स का करूँगा। सोचो आपने ऐसा कोई स्ट्रेटजी बनाया है, ठीक है। और अगर आपने ऐसा स्ट्रेटजी अब बना लिया तो व्हाट यू विल डू इज you will start preparing for this strategy in your revision in the similar sequence, ठीक है। मतलब देखो सीक्वेंस क्या है, अगर आप चाहो तो यही 1 2 3 4 5 रख सकते हो, और एक सीक्वेंस मैं आपको दे सकता हूं जिससे कि आप हमारे साथ टाइम बाउंड वे में ये सबको कंप्लीट भी कर लो। क्या होता है ना, आपको लगता है कि हाँ बस मैं कर लूंगा, है ना, बट पॉइंट क्या है कि आप सोचते हो और कर नहीं पाते हो। इसलिए एसजेसी ने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए एक पूरा सीरीज बनाया जिसका नाम है मॉक टेस्ट संग्राम, जो कि हर सब्जेक्ट के लिए कराया जाता है, ना कि जस्ट सिर्फ इस एसएफएम के लिए, जो स्टार्ट हर बार होता है एग्ज़ाम के 2 महीना पहले। तो अभी दिसंबर 25 के लिए ये 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप अगर इधर आ जाएंगे तो हम एक एक सब्जेक्ट का आपको एक डेडलाइन दे देंगे कि ये टॉपिक आपको इतना इतना तारीख तक पढ़ के आना है, और उस टॉपिक में हो सकता है आपको 1-2 टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हो या ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है, तो भी आप आते हो, एग्ज़ाम देते हो और अपने आप को इवैल्यूएट करते हो कि आप उस एग्ज़ाम के लिए रेडी हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। तो मॉक टेस्ट आप मेरे साथ देकर अपने आप को डेडलाइन वाइज कंसिस्टेंट बना सकते हो। अगर डेडलाइन नहीं होगा तो ये खत्म नहीं होगा। पता चलेगा कैपिटल बजटिंग लेके बैठे और वो खत्म ही नहीं हो रहा है। पता चला आपने पोर्टफोलियो लेके बैठा और उसी में 3 दिन निकाल दिया और दूसरा चैप्टर का टाइम ही नहीं बचा। तो मैं जब आपको दूंगा तो मैं आपको 2 चैप्टर एक साथ दूंगा, 3 चैप्टर एक साथ दूंगा, तो वो टॉपिक वाइज आपको एक डेडलाइन मिलेगा और फिर आपको एक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो क्या होता है, आप टेस्ट के बहाने पढ़ते हो, होता है ना, वो एक रूल है कि आपका जब तक रॉकेट नहीं लगता पीछे में तब तक कोई उड़ान आप नहीं भरते हो। तो इस तरह से रॉकेट लगाने का काम करेगा और आप इस बहाने डेडलाइन पे टेस्ट देने आने के बहाने पढ़ोगे। और ये क्या होगा, एक एक सब्जेक्ट का 3 टेस्ट लेंगे पहले और आपका ये ख़त्म करा देंगे कोर्स पूरा, उसमें पूरा चैप्टर्स कवर्ड होगा। और फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप देके 1 फुल टेस्ट लेंगे 100 मार्क का, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप 100 मार्क के लिए तैयार हुए हो कि नहीं हुए हो। मैजिक की तरह ये वर्क करता है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट हर बार पार्टिसिपेट करते हैं, आपको भी पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको किसी ने कुछ भी बोला है तो आप क्लैरिफाई यहाँ पे कर लीजिए और जल्दी इस पे ऑन बोर्ड हो जाइए, जिससे कि आपके प्रिपरेशन पे रॉकेट लग जाए, राइट। इसका एक और बेस्ट पार्ट क्या है, वीकली हम लोगों का रिव्यू सेशंस होते रहता है, जिस पे हम आपके साथ उस पेपर में क्या क्या होना चाहिए था और कैसे और बेटर कर सकते थे आप, उसके बारे में डिस्कशन भी करते रहते हैं। तो इट बेसिकली हेल्प्स यू इन मैनी वेज, राइट। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनी अदर मॉक टेस्ट पेपर। तो ये आपके लिए बनाया गया। अब ये एसएफएम का बताया मैंने, इस तरह से आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी करना है। मैं सबका बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा, बता पाऊँगा नहीं बता पाऊँगा, मुझे मालूम नहीं। बट आप अगर हमारे स्मार्ट स्टडी बूट कैम्प में आ जाएंगे और मॉक टेस्ट में आ जाएंगे तो क्या हमारा सारा डिस्कशन ही ये सब के अराउंड चल रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कैचअप कर जाएंगे, राइट। तो गाइज सी यू सून, और आई होप आपको फ़ायदा हुआ, और जो भी फ़ायदा हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसको वापस से देख लीजिएगा, कुछ पॉइंटर्स नोट करने हो तो कर लीजिएगा, राइट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।